Excuse me, sir. Okay. Yeah. I have a question. Yeah. Uh, Concerning the videos. I will get the videos. So we are starting financial accounting, receivables and payables. One of the main areas of financial accounting, FFA, previously known as F3 paper. Okay. So introduction to receivables. Receivables क्या होते हैं? रिसीवेबल्स वो अमाउंट्स होते हैं जो कि बिजनेसेस की तरफ क्या होते हैं, ड्यू होते हैं, यानी कि कस्टमर्स उनको ओ करते हैं। अब कस्टमर्स कौन हो सकता है? ऑब्वियसली कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी। ऑर्गेनाइजेशंस भी हो सकती हैं, एबीसी कंपनी वगैरह, या कोई एंटिटीज वगैरह भी होती है जिनके ऊपर डेट होती है और आपका क्लेम होता है कि यार वो आपको ओ करते हैं, या आपके रिसीवेबल्स होते हैं। अब रिसीवेबल्स की जो एग्जांपल्स हैं उसमें क्या है, एक आपके होते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स वो अमाउंट्स होते हैं जो कि कस्टमर्स की तरफ से ड्यू होते हैं। ठीक है, आपने क्रेडिट सेल्स वगैरह कर दी होती हैं, लेट से आपका बिजनेस है related to like you know होम अप्लायंसेस का। आपने एक कस्टमर है मिस्टर ए, उसको आपने एयर कंडीशनर सेल करा, 1 यूनिट, ठीक है, या 10 यूनिट सेल करे, और उसको आपने क्रेडिट पीरियड दे दिया कि यार आप 30 डेज में पे कर देना या 60 डेज में पे कर देना, डिपेंड्स ऑन योर ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी। ठीक है, तो अब वो क्या है, वो आपका ट्रेड रिसीवेबल है। ठीक है, वो आपका क्या है, वो आपका ट्रेड रिसीवेबल है। अब ट्रेड रिसीवेबल बेसिकली आपका क्या होता है? ट्रेड रिसीवेबल आपका करंट एसेट होता है। ठीक है, रेंट्स ड्यू फ्रॉम टेनेंट्स, जो कि लेट से आपकी प्रॉपर्टी है, आपने रेंट पे दी हुई है। ठीक है, तो वो भी या कोई आपने वेयर हाउस जो है वो किसी और पार्टी को रेंट पे दिया हुआ है, ये भी आपके रिसीवेबल्स में आता है। टैक्स रिफंड्स ड्यू। ठीक है, आपने टैक्स, लेट से आपकी टैक्स लाइबिलिटी बनती थी 1000, आपने 1500 पे कर दिया, तो अब टैक्स रेवेन्यू डिपार्टमेंट या टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो आपको 500 ओ करता है, तो वो भी आपका रिसीवेबल है। अदर रिसीवेबल्स भी होते हैं कुछ। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जैसे कि आपने लोन दिया हुआ था किसी और पार्टी को, उससे आपने इंटरेस्ट रिसीव करना है या प्रिंसिपल अमाउंट रिसीव करना है। ठीक है, बैंक डिपॉजिट्स पे इंटरेस्ट रिसीवेबल्स होते हैं। एडवांस पेमेंट्स होती हैं सप्लायर्स को जो कि रिफंडेबल होती हैं बाज़ औक़ात। ये क्या है, ये सारी आपकी रिसीवेबल्स की एग्जांपल्स। ठीक है, अब सेल्स ऑन क्रेडिट। सेल्स ऑन क्रेडिट एक हमारे लिए फास्ट रिकैप है। क्या है, जिस तरह के मैंने अभी आपको बताया कि यार हमारा बिजनेस है, हमने अपने डीलर्स वगैरह को जो है वो गुड्स जो है वो दे दी कि यार आप ले लें, 50 यूनिट्स ले लें, 100 यूनिट्स ले लें, आप हमें 30 डेज बाद या 60 डेज बाद आप पेमेंट कर दिएगा। ठीक है, सेल्स ऑन क्रेडिट है। और वो आपके लिए क्या होता है, वो आपका करंट एसेट होता है, एज एन रिसीवेबल आप रिकॉर्ड कर लेते हैं अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। ठीक है, सो ऑब्वियसली अब वो फ्यूचर में आपको करना होता है, और अगर एग्री टाइम में नहीं होता तो पेनल्टीज वगैरह का सिनेरियो भी होता है। डिपेंड्स ऑन द पॉलिसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो कुछ एडवांटेजेस हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस हैं से क्रेडिट सेल्स करने की। और वो क्या एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस हैं? सही है, सेलर जो है वो अपना रेवेन्यू इंक्रीज कर लेता है ऑब्वियसली एक क्रेडिट की
फैसिलिटी है तो लोग आपसे आसानी से आके लेके चले जाते हैं, तो रेवेन्यू आपका इंक्रीज हो जाता है। बायर जो है वो परचेज कर लेता है आइटम को इमीडिएटली, ठीक है। कैश को कैरी करना या चेक राइटिंग वगैरह, ये वाले एफर्ट्स आपके थोड़े कम हो जाते हैं, ठीक है। कस्टमर्स के लिए जो है वो एक्सपेंसिव आइटम्स अफोर्डेबल हो जाते हैं। अच्छा, बायर जो है वो कन्विंस होता है उसको फिजिकली प्रेजेंट नहीं होना पड़ता। फॉर एग्जांपल ऑनलाइन शॉपिंग आज के जमाने में एक तरह से क्रेडिट पे ही चल रहा होता है ना। आप माल शिप कर देते हैं, उसके पास पहुंचता है, उसके बाद वो पेमेंट करता है। हर कोई तो कार्ड से पेमेंट नहीं कर देता फौरन, ठीक है। अब इसकी कुछ जाहिर है बुराइयां भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। जब आप क्रेडिट पे सेल कर रहे हैं तो ये आपके लिए कॉस्ट है। क्या कॉस्ट है भाई? कस्टमर अगर टाइम पे नहीं करता, ठीक है, तो आपको अपना बिजनेस चलाने के लिए बैंक से लोन लेना पड़ेगा, उस पर इंटरेस्ट लग रहा होगा, ठीक है, आपका कैश ब्लॉक हो रहा होगा, लीगल फीस इंकर हो सकती है। क्यों? अगर क्रेडिट कस्टमर जो है वो कह दे कि भाई मैं नहीं पे कर रहा, अब उससे पैसे लगाने के लिए जरा आप कोर्ट केस वगैरह करते फिरोगे। फिर लेट पेमेंट फीस, पेनल्टीज बायर के लिए कॉस्टली हो सकती हैं। वो ज़रा मुंह बनाएगा कि आपसे नेगोशिएट करने की कोशिश करेगा। ये इसमें ज़ाहिर है फिर मजीद आपका कैश ब्लॉक हो रहा होगा। फिर रिस्क ऑफ बैड डेट होता है कि भाई अगर जो आपका क्रेडिटर है वो दिवालिया हो गया, बैंकरप्ट हो गया, तो ऑब्वियसली आपके पैसे डूब जाएंगे। और इसके लिए आपको सिक्योरिटीज और गारंटीज की जरूरत पड़ सकती है सेलर और बायर की तरफ से। फिर आप ज़ाहिर है लोन वगैरह लेने जाओगे बैंक से टू रन द बिजनेस, मीनवाइल जब तक आपके पैसे रिकवर नहीं हो जाते उसके लिए आपको लोन और गारंटीज देनी पड़ेंगी। सही। अच्छा जी। अब ऑब्वियसली एक कॉस्ट आपको और पड़ रही है इसकी, और वो क्या है? क्रेडिट कंट्रोल। अब क्रेडिट कंट्रोल करना है तो ऑब्वियसली उसके लिए आपको अदर फर्दर रिसोर्सेज हायर करनी होंगी, या एक पूरा न्यू डिपार्टमेंट जो कि क्रेडिट कंट्रोल कर रहा होगा वो आपको स्टैब्लिश करना पड़ेगा, ठीक है। जो कि इसका काम सिर्फ ये नहीं है कि यार वो ओवर ड्यू अकाउंट को जाके चेस करता फिरे, ठीक है, बल्कि इसका एक काम ये भी है कि वो स्टैब्लिश करे प्रोसीजर्स कि भाई किस कस्टमर को क्रेडिट दे देना है। हर किसी को तो जाके क्रेडिट नहीं दे दोगे, तो ऑब्वियसली उसके लिए कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, ठीक है। कि सबसे पहले तो ऑर्गेनाइजेशन को ये डिसाइड करना है कि यार क्रेडिट देना किसको है। क्रेडिट कस्टमर्स की स्क्रीनिंग की जाती है। स्क्रीनिंग ये नहीं है कि भाई वो स्क्रीन लगा के देख रहे हो बंदे को, उसका आप पूरा एक बैकग्राउंड चेकअप करना होता है कि यार उसका बिजनेस क्या है, क्या है जो ये कमाता है, वो वाइट मनी है भी या नहीं, ब्लैक मनी तो नहीं कमाता। फिर इसकी मार्केट में रेपुटेशन किस तरह की है, उसके रेफरेंसेस वगैरह ढूंढना। फिर दूसरा सिनेरियो, एग्री ऑन टर्म्स ऑफ क्रेडिट। क्रेडिट लिमिट उसको कितनी देनी है, कितनी नहीं देनी। एक्यूरेट इनवॉइसेस आपने देखनी होती है, मॉनिटर करना होता है कस्टमर रिसीवेबल्स को, बैलेंसेस को। इंश्योर करना होता है कि कस्टमर जो है वो ऑन टाइम पे कर दें। ये सारी एक क्रेडिट कंट्रोल डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, ठीक है। क्रेडिट लिमिट क्या होता है? क्रेडिट लिमिट ये होता है, आई एम श्योर कि आप जो है वो क्रेडिट कार्ड्स वगैरह यूज करते होगे, या आपके घर में या आपके दोस्तों में कोई ना कोई करता होगा, ठीक है। तो क्या क्रेडिट लिमिट क्या होती है? क्रेडिट लिमिट ये होती है कि बेस्ड ऑन द कार्ड, बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया होता है
जो कि आपकी इनकम को, आपकी आपकी सैलरी को या आपकी इनकम को देखते हुए वो सेट कर रहे होते हैं, और डिफरेंट फैक्टर्स को देखते हुए सेट कर रहे होते हैं कि यार इसको कितने की लिमिट देनी है। कोई क्रेडिट, कभी आपको क्रेडिट कार्ड मिल रहा होता है जिसपे फॉर एग्जांपल 100,000 तक की लिमिट होती है, कोई आपको 200,000 तक की दे रहा होता है, फिर किसी एक थ्रेशोल्ड पे आपको 1 मिलियन, 100 मिलियन इस तरह तक की मिल रही होती हैं लिमिट्स। ठीक है, ये है क्रेडिट लिमिट्स। अब वो क्रेडिट लिमिट्स डिसाइड होती हैं वेरियस फैक्टर्स को देखते हुए कि भाई हमारा रिस्क कितना है। ठीक है, हमारा रिस्क कितना है, हम कितने रिस्क में है इस फलाने कस्टमर को लेते हुए। ठीक है, जब क्रेडिट लिमिट स्टैब्लिश कर रहे होते हैं तो भाई क्या टास्क है या आपने देखनी है। ठीक है, सेल प्रोसेस आपने ऑब्वियसली अपना इंक्रीज करना होता है। कलेक्शन एक्टिविटी और एफर्ट्स इस बंदे पे हमारे कितने लग रहे होंगे, इसके ऊपर मॉनिटरिंग की कितनी जरूरत होगी। ऑब्वियसली जितना एस्टैब्लिश होगा बंदा सामने वाला, जितना वो मालदार पार्टी होगा, उतने हमारे एफर्ट्स कम लग रहे होंगे। लेकिन जहां नजर आ रहा होगा कि यार छोटा बायर है, इसके पास रिसोर्सेज इतने ज्यादा है, नहीं है, उतना हमारा रिस्क ज्यादा लग रहा होगा। राइट। अच्छा जी, यहाँ तक कोई सवाल है? सो यू कैन आस्क मी, फिर हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। नहीं, कोई सवाल नहीं है। ये सब जो मैंने मैंने कर दिया, स्टडी हब में पढ़ी थी। राइट, स्टिल आई हैव टू आस्क। अच्छा जी, एजेड रिसीवेबल्स दैट एनालिसिस। एजेड रिसीवेबल्स एनालिसिस जो है रिपोर्ट होती है बैलेंसेस की, जो कि कस्टमर्स आपको ओन ओ करते हैं, और उनकी लिमिट कितनी यूटिलाइज हो गई है, कितनी रह गई है, अमाउंट 30 डेज और लेस पे कितना आउटस्टैंडिंग है, 60 डेज और लेस पे कितना आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, 90 डेज और लेस पे कितना आउटस्टैंडिंग है, या 90 डेज से ज्यादा कितने होंगे। ऑब्वियसली जितने डेज बढ़ते चले जाएंगे उतना आपके लिए वो कस्टमर जो है वो रिस्की होता चला जाएगा कि यार इसको इतना टाइम होता जा रहा है और ये पे ऑफ नहीं कर रहा, तो खतरा है कि वो क्या हो जाएगा, बैड डेट हो जाएगा, इरिकवरेबल डेट्स की तरफ कहानी जा रही होती है। अब इरिकवरेबल डेट्स या बैड डेट्स क्या होते हैं? अ, बैड जब डेट्स वो अकाउंट्स होते हैं या रिसीवर्स होते हैं जिससे अब ये एक्सपेक्ट किया जा रहा होता है, और उनको हमें राइट ऑफ करना पड़ेगा, यानी कि हमें उसको एक्सपेंस आउट करना पड़ेगा। कहाँ पे? प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। राइट। सो आप ऑब्वियसली जब हम लोग सेल करते हैं, एक सेल कर रहे होते हैं कैश पे, तो हम लोग क्या एंट्री कर रहे होते हैं? कैश डेबिट, राइट, एंड सेल क्रेडिट। और एक सेल हम लोग कर रहे होते हैं क्रेडिट पे। जब हम लोग सेल कर रहे होते हैं क्रेडिट पे तो एंट्री हमारी होती है रिसीवेबल डेबिट, राइट, और सेल क्रेडिट। और जब हमारा कस्टमर बैड डेट हो जाता है, वो पे नहीं करता, हमें उसको राइट ऑफ करना होता है, तो हम लोग इरिकवरेबल डेट या बैड डेट अकाउंट जो है उसको डेबिट करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा वो एक्सपेंस हो जाता है, और जब एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो डेबिट किया जाता है। और रिसीवेबल, क्योंकि अब जाहिर है आप उसको एक्सपेंस आउट कर रहे हैं, तो उसको राइट ऑफ कर रहे हैं, तो रिसीवेबल को जब कम करना होता है, एसेट को कम करना होता है, तो क्या करते हैं? क्रेडिट कर देते हैं। सो एंट्री ओवरऑल क्या बन रही है? इरिकवरेबल डेबिट और रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, अब एक एग्जांपल, है a business sells 500 of goods to Mr. Maxwell
on credit. Double entry to record the initial sale is trade receivables, debit or sales या revenue account credit. During the year, Maxwell goes bankrupt before paying the debt. Bankrupt हो जाता है, अब जाहिर है पैसा तो आना नहीं है, तो अब इसको इरिकवरेबल कंसीडर किया जा रहा है. जब डबल एंट्री क्या होगी, पहले तो इसको रिकॉर्ड करने के लिए ऑब्वियसली क्या होगी इसकी डबल एंट्री, ये आप मुझे बताओ बगैर देखे, ऑल दो सामने इस वक्त नजर आ रहा है. सो क्या होगी इसका बैड डेट बुक करने की एंट्री? Debit receivable, debit business and credit sale. या नॉट सेल, रिसीवेबल. अभी मैंने आपको दिखाई है एंट्री ऊपर. बैड डेट, मैं यहाँ पे बैड डेट लिख रहा हूँ, वरना आप ए रिकवरेबल डेट भी लिख सकते हैं. डेबिट कितने का था, ये 500 से था, राइट. और रिसीवेबल, रिसीवेबल क्रेडिट होगा कितने से, 500 से, राइट. ये देखें, इस एग्जांपल में मैंने यहाँ पे ये मेंशन भी किया हुआ है, इररिकवरेबल एक्सपेंस अकाउंट डेबिट हो गया 500 से, और ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट हो गया 500 से. ठीक है. जब इसके हम लोग But sir, a question थी. The phrase mentioned a business sell $500 of goods to Maxwell on credit. So it didn't state if it is uncollectible. That's why I say debit receivable and credit sales. ओके, लेकिन I listen carefully, listen carefully. What's the example saying? A business sells 500 of goods, $500 of goods to Mr. Maxwell on credit. on credit. Agree? Yes. So double entry to record the initial sale. When you are जब आप सेल कर रहे हैं क्रेडिट पे, when you are selling it on credit, so obviously आपको क्या कैश फौरन मिल रहा है? डेबिट जब क्रेडिट करते हैं तो डेबिट रिसीवेबल एंड क्रेडिट सेल्स. तो कैश तो डेबिट नहीं होगा ना, एग्री? हाँ. सही है, तो क्या डेबिट करेंगे, रिसीवेबल. यस. एग्री. और सेल्स को क्या यस. करेंगे, सेल्स को हम क्या क्रेडिट करेंगे, करेंगे. क्रेडिट कर देंगे. यहां तक क्लियर है? हाँ, क्लियर है. आगे बढ़े. ड्यूरिंग द ईयर मिस्टर मैक्सवेल गोज bankrupt before paying the debt. Oh, before. Yes. bankrupt हो गया मैक्सवेल. आपके हाँ. मैक्सवेल भाई जो है वो bankrupt हो गए हैं ड्यूरिंग द ईयर, और ऑब्वियसली जब वो bankrupt हो गया तो वो पे तो कर नहीं पाएगा. जो Yes. मर्जी कर लो आप उसके साथ, उसके पास पैसे ही कोई नहीं है. जब उसके पास पैसे ही कोई नहीं है तो वो बैड डेट हो गया. Yes. बैड डेट आपका एक्सपेंस है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, राइट. हाँ, अब समझी जब बैंकरप्ट तो हुई तो बैड डेट डबल एंट्री डेबिट हो बाद. गया 500 से, और जब आपका जो रिसीवेबल था वो आपको मिलना ही नहीं है, तो जब एसेट को कम करना होता है तो क्या करते हैं, क्या करते हैं, क्रेडिट रिसीवेबल करते को हैं. क्रेडिट करते हैं. सो द एंट्री इज, ये देखें, बैड डेट डेबिट 500 और रिसीवेबल क्रेडिट. Yes, I understand. क्लियर है? अब इसका हाँ, टी क्लियर है. अकाउंट, अब इसका टी अकाउंट देखें, यहाँ पे टी अकाउंट, आपको दो टी अकाउंट्स नजर आ रहे हैं. किस किस के नजर आ रहे हैं? एक है ट्रेड रिसीवेबल मिस्टर मैक्सवेल अकाउंट, राइट.
और एक बैड डेट अकाउंट नजर आ रहा है आपको। एग्री? Yes, I agree. तो ट्रेड रिसीवेबल में यहाँ पे आपका नजर आ गया रेवेन्यू अकाउंट 500 से, और क्रेडिट क्रेडिट साइड पे आपका नजर आ गया क्या, 500। और बैड डेट अकाउंट में आपके रिसीवेबल 500 नजर आ गए, और पीएनएल एक्सपेंस अकाउंट यहाँ नजर आ गया 500 से। वेरी सिंपल, इजंट इट? Yes, understand. आगे बढ़े। Yes. ओके, अब कभी कभी होता क्या है, एक बंदा एक दफा बैड डेट हो गया, ठीक है। नाउ वी आर लुकिंग एट सब्सिक्वेंट रिकवरी ऑफ बैड डेट। सो एक बंदा बैड डेट हो गया था, वो आपके साथ लेट से फ्रॉड करके भाग गया था, आपके पैसे खा के भाग गया था, लेकिन वो हज पे निकल गया, या वो अपनी किसी रिलीजियस एक्टिविटी पे निकल गया, वहां उसके दिल में आया कि यार ये मैंने गलत काम किया था, मुझे वो पैसे लौटा देने चाहिए। तो वो वापस आया और उसने आपको पैसे जो वो उसने डिफॉल्ट किए थे, जिससे वो बैड डेट हुआ था, वो आपको पे ऑफ कर दिए, ठीक है। तो अब हमें क्या करना होगा, जब एक बंदा बैड डेट हो गया था, अब वो आपको पैसे वापस कर रहा है, तो अब हमारी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी, आइए वो देखते हैं। पहला स्टेप है कि आप रिवर्स करोगे बैड डेट को जो कि राइट ऑफ कर दिया था। आप रिवर्स कर दोगे बैड डेट जो कि राइट ऑफ हो गया था, तो रिसीवेबल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और बैड डेट अकाउंट जो है वो क्या हो जाएगा, वो क्रेडिट हो जाएगा। Credit. ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जो बैलेंस ओ करते थे वो पे हो गया, और अमाउंट जो है अब वो बैड डेट या इरिकवरेबल नहीं रहा। तो आप ये एडजस्टमेंट करोगे ताकि जो वो राइट ऑफ किया था आपने, आप उसको खत्म कर दो। दूसरा स्टेप क्या होगा, अब वो जो रिसीवेबल था उसको भी तो, या वो जो रिसीट थी या वो रिसीवेबल था उसको भी तो रिकॉर्ड करना है। तो उसको रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बैंक डेबिट, क्योंकि हमारे पास पैसा आ गया होगा, और रिसीवेबल क्रेडिट। एग्रीड? Yes, I agree. I agree. तो नेट अफेक्ट क्या होगा इन दोनों एंट्रीज का, बैंक आपका डेबिट हो रहा होगा और बैड डेट क्रेडिट हो रहा होगा। रिसीवेबल अकाउंट आपका खत्म हो रहा होगा, एक साइड से ये देखो यहाँ पे, ये साइड रिसीवेबल, क्या कर रहे थे हम लोग, रिसीवेबल डेबिट यहाँ से खत्म करा और यहाँ से रिसीवेबल क्रेडिट खत्म करा, तो बैंक डेबिट आ रहा है एक तरफ से आपका बैड डेट क्रेडिट हो रहा है। ये नेट इफेक्ट बन रहा होगा, ठीक है। कैसे, ये एग्जांपल आपको क्लियर कर देगी। अभी हमने एक एग्जांपल देखी थी ऊपर, वो 500 वाली एग्जांपल वन जो देखी थी। अब Yes. हुआ क्या, 217 जो है वो रिसीव होता है मिस्टर मैक्सवेल से। मैक्सवेल से हमें 217 रिसीव होता है, जिसको हमने टोटली राइट ऑफ कर दिया था, राइट। तो अब जनरल एंट्री इसको क्या बनेगी, इसकी क्या बनेगी, सिंपली सिंपली कैश को आप डेबिट कर देंगे और बैड डेट को क्रेडिट कर देंगे 217 से कैश अकाउंट में। ये देखें आप, बैड डेट अकाउंट 217 से डेबिट हो रहा है, और डेट एक्सपेंस अकाउंट में कैश यहाँ पे क्रेडिट हो रहा
अब ये एक बात है, आप कहोगे कि जी हमने तो 500 से राइट ऑफ करा था, 217 से क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें पे ही उसने कितने करे? 217. 217। क्लियर है? Yes. अब एक और सिनेरियो है हमारे पास। एक तो था हमारे पास स्पेसिफिक बैड डेट, कि यार वो मैक्सवेल हुआ था, वो मैक्सवेल बैड डेट हुआ था, ठीक है। वो क्या था? Bad debt. स्पेसिफिक बैड डेट, ठीक है। Mm-hmm. अब ये वाला क्या है? अलाउंस फॉर इरिकवरेबल डेट्स। अब ये स्पेसिफिक नहीं है। इसकी एग्जांपल आप यू लो, ये एक क्लासरूम है मेरी, ठीक है। ये मेरी क्लासरूम है, इसके अंदर ये भी स्टूडेंट है, ये भी स्टूडेंट है, ये भी स्टूडेंट है, ये भी स्टूडेंट है, यू नो यू देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अब मैंने क्या कहा कि अराउंड यू सी 100 स्टूडेंट्स, ठीक है। 100 स्टूडेंट्स है। अब 100 में से मैंने कहा यार 25% पे नहीं करेंगे। क्या? 25% पे नहीं करेंगे, ठीक है। किसी एक बंदे पे नहीं शक कर रहा, बल्कि क्या कर रहा हूँ, एक पूरी एक क्लास है और उसके अंदर मैं कह रहा हूँ कि यार ये 100 में से 25% नहीं करेंगे, ये है अलाउंस। कि ऑल टुगेदर एक ग्रुप में से मैं वो एक शक कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है, इसके अंदर हम लोग एस्टिमेट कर रहे होते हैं, इसके अंदर हम लोग एस्टिमेट कर रहे होते हैं एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉसेस। टोटल रिसीवेबल पे क्रेडिट लॉसेस पे हम लोग एस्टिमेशन कर रहे होते हैं, ठीक है। ये अलाउंस जो है वो एक फॉरवर्ड लुकिंग होता है, ठीक है। बेस्ड ऑन द एक्सपेक्टेशंस के भाई कितने कस्टमर जो हैं वो अपने आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस इन फुल पे ऑफ नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली क्या ये जरूरी है जो मैंने या किसी एंटिटी ने अलाउंस बनाया है वो एग्जैक्टली एक्यूरेट हो? क्या ये जरूरी है कि वो एस्टिमेट जो मैंने बनाया अलाउंसेस का, क्या वो एग्जैक्टली एक्यूरेट हो? एस्टिमेट है, एस्टिमेट कभी एक्यूरेट नहीं, कभी एक्यूरेट नहीं होती। एक्यूरेट नहीं हो सकती। हो सकता है 25% में से लेट से 10% पे ना करें, हो सकता है 50% आप पे करें। एनीथिंग कैन हैपन। सो ये एक अनसर्टन सिनेरियो होता है, ठीक है। और दूसरा सिनेरियो, ये दो सिनेरियोज हो गए। अब अमाउंट ऑफ अलाउंस जो है वो ऑफसेट किया जाता है, जो ग्रॉस आपके ट्रेड रिसीवेबल्स होते हैं एसओएफपी में, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, उसके अगेंस्ट, ठीक है। सो किस तरह होता है ये देखो कि करंट एसेट्स हैं, करंट एसेट्स में ऑब्वियसली आपकी इन्वेंट्री नजर आ रही होती है, फिर ये आपके ट्रेड रिसीवेबल्स नजर आ रहे हैं, उसमें से लेस कर देते हैं अलाउंस फॉर इररिकवरेबल डेट्स, ठीक है। और फिर ये कैश आ जाता है, ये आपके टोटल करंट एसेट। एज लॉन्ग एज आपके पास चांसेस हैं कि जी आप डेट को रिकवर कर लो, और आपने स्टेप्स लिए होते हैं कि किसी ना किसी तरह कस्टमर से पेमेंट सिक्योर कर ली जाए, कस्टमर बैलेंस का कस्टमर के बैलेंस का रिकॉर्ड रख रहे हो, रिसीवेबल लेजर रख रहे हो, आप उसको चेस कर रहे हो वगैरह वगैरह, ठीक है। अब उसके बाद अलाउंसेस फॉर बैड डेट्स, यानी कि इरिकवरेबल डेट्स की अलाउंसेस की एंट्रीज क्या होंगी, या यूं कह लो कि स्टेप्स क्या होंगे। कैलकुलेट करोगे क्लोजिंग अलाउंस फॉर द
बैड डेट्स या इरिकवरेबल डेट्स एट द ईयर एंड, ठीक है। कैलकुलेट करेंगे क्लोजिंग अलाउंस फॉर बैड डेट्स एट द ईयर एंड, ठीक है, ये आ गया। नंबर 2, कैलकुलेट करोगे डिफरेंस बिटवीन क्लोजिंग अलाउंस एंड द ओपनिंग अलाउंस, जो कि ब्रॉड फॉरवर्ड हो रहा होगा प्रीवियस अकाउंटिंग पीरियड से, कि भाई ऑब्वियसली दिसंबर 23 का लेट से क्लोजिंग अलाउंस क्या था, और जनवरी का 24 का ओपनिंग अलाउंस क्या, इसका डिफरेंस आप देख रहे होंगे, ठीक है। एक चीज, फिर जो डिफरेंस है उसको हम लोग क्या कर रहे होंगे, उसको पोस्ट कर रहे होंगे एज एन जर्नल एंट्री फॉर अलाउंस फॉर इरिकवरेबल डेट्स, और कॉरेस्पॉन्डिंग अकाउंट में वो एक्सपेंस अकाउंट में जा रहा होगा। अगर क्लोजिंग अलाउंस जो है ओपनिंग अलाउंस से ज्यादा है तो फिर क्या एडजस्टमेंट होगी, ये देखो, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट और अलाउंस फॉर बैड डेट्स या इरिकवरेबल डेट्स क्रेडिट। जब आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि जी ओपनिंग अलाउंस से ज्यादा है और डिफरेंस जो है वो बैड डेट्स में लेके जा रहे हो, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में लेके जा रहे हो एज एन बैड डेट्स, ठीक है। अगर क्लोजिंग अलाउंस जो है वो लेस देन ओपनिंग अलाउंस है तो डबल एंट्री क्या हो रही होगी, अलाउंस फॉर इरिकवरेबल डेट्स, यानी कि वो डेबिट हो रहा होगा और बैड डेट्स आपके एक्सपेंसेस क्या हो रहे होंगे, कम हो रहे होंगे। क्लियर है बात? Yes. चैलेंज एग्जांपल पे आ जाते हैं फिर। ऑन 31st December 2005 Aztec made an allowance for bad debts of 100 during the year ended 31st December X6. 50 of trade receivables was written off as irrecoverable debts. Require write up the journal entries, the irrecoverable debts expense account, and the allowance for irrecoverable debts, as assuming that the allowance for irrecoverable debts needed at 31st December X6 is 180 के लिए पहले और फिर 80 के लिए, ठीक है। अभी आपको सोल्यूशन नजर नहीं आ रहा एंड आई गिविंग यू 5 minutes इनफ, कैन यू ट्राई इट? करोगे ट्राई? Um, ओके, आप I ट्राई have a करो। doubt. ओके, यू हैव अ डाउट, चलो हम लोग करते हैं फिर डायरेक्ट, नो इश्यूज। सो हुआ क्या था, अलाउंस फॉर रिसीवेबल हमने कितना किया था, Aztec made an allowance for irrecoverable debts of 100 during the year ended 31st December 2006. 50 of the trade receivable was written off as bad debts, ठीक है। So allowance for irrecoverable debts हमारा कितना है, 180 है। irrecoverable debts कितने हुए थे, 50 से, और ट्रेड रिसीवेबल्स हमारे कितने हो गए थे, 50 से। ये तो सिंपल बात है, ठीक है, क्लियर है, जो Yes. कि ड्यूरिंग द ईयर हुआ था। अब अलाउंस की बात करते हैं, द अलाउंस फॉर बैड डेट्स आपका, ये पहले वाली कर रहे हैं हम लोग अभी, पहले वाली, ठीक है। ओपनिंग कितना था, 100 था, राइट, 108. और Yes, yes. क्लोजिंग कितना है, 180 है, Yes. एग्रीड। तो बढ़ रहा है, Yes. कितने से बढ़ रहा Huh. है, 80 से बढ़ रहा है। Yes. तो इरिकवरेबल डेट्स एक्सपेंस अकाउंट 80 से क्या हो गया, डेबिट हो गया, क्योंकि एक्सपेंस बढ़ रहा है। इट्स अ प्रूडेंस कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन, क्या हमें बुराई नजर आ रही है तो फौरन बुक कर रहे हैं, ठीक है। और अलाउंस फॉर इरिकवरेबल डेट्स
क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, उसको हम कम कर रहे हैं, उसको हम क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। क्लियर है? Yes. ओके। उसकी हमने देखो, अगर हम लोग उसका टी अकाउंट बनाते हैं, बैड डेट एक्सपेंस अकाउंट का, तो राइट ऑफ हमने ऑलरेडी 50 कर दिए थे। ठीक है, इंक्रीज इन अलाउंस हमारा 80 से हुआ, तो स्टेट ट्रांसफर टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस कितना हो गया, 130। राइट। अगर हम लोग बात करें अलाउंस फॉर रिकवरेबल डेट्स एसेट्स की, ओपनिंग हमारा कितना था, 100, क्लोजिंग हमारा कितना है, 180। तो बैड डेट्स ड्यूरिंग द ईयर एक्सपेंस कितने से बढ़ गया, 80। राइट। आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा, अलाउंस फॉर इररिकवरेबल डेट्स कितना है, ये दूसरी रिक्वायरमेंट है, 80। ओपनिंग हमारा कितना था, कितना था ओपनिंग, 100. 100। और अब हमारा कितना हो रहा है, 80. सो कितने से कम हो रहा है, एग्रीड? Yes. ओके। अब पहली बात वही बात कि जी हमारे एक्चुअल में बैड डेट्स कितने हुए थे, 50 के हुए थे। Yes. Debit receivable, debit तो bad debt 50 and debit allowance 50. या सब वही चीज पहली रिक्वायरमेंट की तरह, बैड डेट्स डेबिट 50 से, और ट्रेड रिसीवेबल्स क्रेडिट कितने से, 50 से। कूल। ठीक है, क्लियर है? नाउ, Yes, I understand. नाउ अभी हम लोगों ने वर्किंग कर लिया, हमारा ओपनिंग 100 था, क्लोजिंग 80 है, तो इसका मतलब है कि हमारे बैड डेट जो हैं वो 100 से 80 पे आ गए, यानी कि कम हो गए हैं। तो हमारी एंट्री क्या बनेगी, वो जो दूसरी वाली बताई थी, अलाउंस फॉर रिसीवेबल्स डेबिट, अलाउंस फॉर इररिकवरेबल डेट्स डेबिट, और इररिकवरेबल डेट्स एक्सपेंस अकाउंट क्रेडिट विथ 20। क्लियर? Understand. कूल। नाउ टी अकाउंट कर लें, इररिकवरेबल डेट्स एक्सपेंस अकाउंट, डेट रिटर्न ऑफ 50, डिक्रीज इन अलाउंस 20, तो ट्रांसफर टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस 30, हो गया इक्वल 50-50 से। और अगर हम लोग अलाउंस फॉर इररिकवरेबल डेट्स का टी अकाउंट बनाते हैं, तो ओपनिंग बैलेंस हमारा 100 था, क्लोजिंग बैलेंस हमारा 80 था। सही है? ऑब्वियसली 100 के इक्वल लेकर आना है, तो इररिकवरेबल डेट्स एक्सपेंस अकाउंट हमारा कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। सो मैंने आपको देखो डबल एंट्री के तरीके से भी बता दी इन चीजें, और टी अकाउंट से भी बता दी। क्लियर है? Yes. ओके। कैलकुलेटिंग द अलाउंस अंडर द IFRS 9। IFRS 9 जो कि आप आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे अपनी स्टडीज में, इन द पेपर ऑफ FR, जो कि पढ़ाता हूँ, और SBR वो भी पढ़ाता हूँ। ठीक है, SBR में इसकी आप फुल डेप्थ पढ़ लेंगे। FR में ये थोड़ा कम पढ़ाया जाता है, डिफिकल्टी लेवल को देखते हुए। FFA या FA का ये स्टैंडर्ड जो है वो पार्ट नहीं है। हाँ, इसको आप थोड़ा सा आपको एक इंट्रोडक्शन आपको देने के लिए दे रहे हैं बस।
यानी इसकी कुछ डेप्थ या ये थोड़ा सा भी आपके कोर्स में नहीं है, बस एक रेफरेंस के तौर पे, ठीक है। IFRS 9 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में जो है अलाउंस फॉर क्रेडिट लॉसेस जो है वो कैलकुलेट करना होता है हर रिसीवेबल के लिए, ठीक है। जब से आपका रिसीवेबल अकर होता है, जब से स्टार्ट होता है, लेट से आपके पास क्रेडिट सेल अकर हुई 1 जैन को, ठीक है। तो उस कस्टमर का जो एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस है वो 1 जनवरी से ही काउंट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। जिस दिन सेल होती है उसी दिन से उसके अलाउंसेस, उसका वो एक्सपेक्टेड वैल्यूज कैलकुलेट होनी शुरू हो जाती है। ये बस आपको इतनी सी यहाँ पे नॉलेज देनी थी रिगार्डिंग द IFRS 9, अदरवाइज ये आपके कोर्स में भी नहीं है, तो आप सुकून का सांस ले सकते, ठीक है। सो एक एग्जांपल और, Zen runs a business selling engine parts of the motor industry, ठीक है। यहाँ पे तो सिर्फ बिजनेस के बारे में पता चला। चांदनी owns a motor manufacturing business and owes Zan, तो सॉरी, कितने, 56,000। चांदनी के पास एक मोटर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है और उसने जैन को पे करने हैं, चांदनी ने जैन को पे करने हैं 56,000, यानी कि जैन का क्या है, रिसीवेबल है 56,000। क्लियर, यहां तक क्लियर है Okay. बात। नाउ चांदनी हैज बीन डिस्प्यूटिंग द अमाउंट ओड फॉर 2 मंथ्स। चांदनी का कोई इश्यूज होंगे, जो भी होगा, कोई डिस्प्यूट है जिसकी वजह से वो अमाउंट 2 महीने से ओ कर रही है, इसका मतलब है 2 महीने से पे नहीं करा है। आगे आ जाए। जैन बिलीव्स चांदनी विल नॉट पे, so she wants to make an allowance of 100% against the receivable. Zan also look at her aged receivables balance and has noted that the amount related to other customers who have not paid in the last 4 months totals $45,000. She would like to make an allowance equivalent to 3% against these receivables. ओके, दो चीजें हैं यहाँ पे जैन की। क्या, एक तो है कि उसको लगता है कि चांदनी पूरा का पूरा 56,000 पे नहीं करेगी, ठीक है। दूसरा, उसको क्या लगता है कि उसके जो दूसरे अदर कस्टमर्स हैं जिनका ऑलमोस्ट 4 मंथ्स का टोटल कितना है, 45,000, ठीक है। उसका उसने अलाउंस बनाना है कितने का, 3% का, राइट। ये दो चीजें, ये दो अलग चीजें इस क्वेश्चन में। दिस इज Zan's फर्स्ट ईयर इन ऑपरेशन, हर फाइनेंशियल ईयर एंड इज 31 दिसंबर X2। क्वेश्चन समझ में आ गया। Yes, I understand. कूल, क्वेश्चन समझ में आना तो बहुत जरूरी है। क्वेश्चन समझ में आ गया, सोल्यूशन खुद ही हो जाता है। सो पहला, अलाउंस रिक्वायर्ड, एक है हमारा 56,000, एक है हमारा 45,000 इंटू 3%, टोटल हमारा बन जाएगा 57,350। ये इसका फर्स्ट ईयर था, ये इसके बिजनेस का क्या था, फर्स्ट ईयर था, राइट। Yes. ये प्लीज मेरे साथ क्या कहते हैं, कोऑपरेट करो मेरे साथ, यू नो
पार्टिसिपेट करो, पढ़ने में भी मजा आएगा और समझ भी ज्यादा है। ठीक है, सो ओके। फर्स्ट ईयर था, तो फर्स्ट ईयर था इसका मतलब है कोई ओपनिंग बैलेंस होगा, ये मेरा सवाल है आपसे। हाँ, ओपनिंग थी 56,000। ओपनिंग बैलेंस होगा? हाउ? कैसे ओपनिंग बैलेंस होगा? दिस इज द फर्स्ट ईयर ऑफ अ बिजनेस, पहला साल है बिजनेस का भी, बिजनेस का शुरुआत ही हुई है, पहला साल है, तो ओपनिंग बैलेंस होगा, डू यू थिंक? No, no, there was no, because it had been mentioned since there was no opening इट्स अ allowance. फर्स्ट ईयर, इट्स अ फर्स्ट ईयर। जो आप बात कर रही थी 56,000, दैट्स नॉट एन ओपनिंग बैलेंस, वो आपको एक स्पेसिफिक कस्टमर चांदनी का बता रहा था। ठीक है, कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं होगा, कोई ओपनिंग अलाउंस नहीं होगा, क्योंकि पहला साल है। ओपनिंग अलाउंस विल बी जीरो इन दिस केस। जब बिजनेस का पहला साल होता है तो ओपनिंग अलाउंसेस जीरो। ओके, ओपनिंग Okay. अलाउंसेस जीरो, क्लोजिंग अलाउंस इन दिस केस इज 57,350 डॉलर्स। ओके, सो जनरल एंट्री क्या होगी? जनरल एंट्री या डबल एंट्री, इसको रिकॉर्ड करने की क्या होगी? आपके सामने ही है, irrecoverable debts expense account debit and allowance for irrecoverable debts credit 57,350 से। क्लियर? Yes, I understand. Cool. Now, allowance for irrecoverable debts. Allowance for irrecoverable debts आपका सर डबल एंट्री तो समझ में आ गई, जरा टी अकाउंट भी समझा दो तो टी अकाउंट भी समझ लें। अलाउंस फॉर इरिकवरेबल डेट्स, ओपनिंग बैलेंस हमारा क्या है, अभी मैंने बताया था, जीरो, राइट? क्लोजिंग बैलेंस Yeah. कितना है? 57,350, अभी बताया था। तो इंक्रीज इन अलाउंस कितना हो जाएगा? 57,350। क्लियर? सिंपल एंड इजी। Yes, it's simple. ओके, नाउ आप अगले साल की बात करें। Okay. In the following year, ending 31st December X3, now Zhang calculated her total closing allowance for the irrecoverable debts as 45,660. Closing allowance क्या था? For the irrecoverable debts 45,660 था। Now what is the year end adjustment to record the allowance? उससे आपको क्वेश्चन में बोल रहा है कि भाई वो जो स्पेसिफिक अलाउंस है ना, उनका जो क्लोजिंग अलाउंस बन रहा था वो 45,660 बन रहा था। अब कह रहा है इस साल का ईयर एंड एडजस्टमेंट क्या होगा टू रिकॉर्ड द Allowance. अलाउंस, राइट? सो द क्लोजिंग अलाउंस 45,660 is compared to opening allowance 57,350। तो अब आपका जो करंट क्लोजिंग अलाउंस है वो ओपनिंग से कम है। ये देखो ओपनिंग नहीं, कितना था, ओपनिंग से ज्यादा है। कैसे ओपनिंग तो ओपनिंग से ज्यादा है 50। दोस्त? दोस्त कैसे? हम लोग उसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू कर रहे हैं, अभी हम लोग यहाँ करते हुए आ रहे हैं। ये देखें 57,350, ये आपको कह रहा है इस साल ये कितना है? 45,660, ठीक है। और यहाँ ये देखो कितना था, ओपनिंग 57,350 था, अब कह रहा है 45,660।
तो ये कम नहीं हो गया। ओपनिंग कितना था? 57, देखो 350, 350. और अब कितना आ रहा है? 45, 660। तो कितना, कितने का डिफरेंस है? कितने से कम हो रहा है? 11,690, isn't it? Yes. क्लियर है बात? Yes, I understand. सॉरी। Okay, I understand. कूल। सो कम हो रहा है तो अलाउंस फॉर बैड डेट्स या अलाउंस फॉर इररिकवरेबल डेट्स 11,690, और इररिकवरेबल डेट्स एक्सपेंस अकाउंट 11,690। सो अलाउंस फॉर बैड डेट्स आप इस साल का हमारा क्या बन रहा है? वो टी अकाउंट्स के हिसाब से, या टी अकाउंट्स अगर करें तो क्या होगा? ओपनिंग कितना था? 57,350। फॉलोइंग ईयर, अगले साल कितना बन रहा था हमारा? 45,660. यस। सो दैट मीन्स हमारा अलाउंस डिक्रीज हो गया कितने से? 11,690. एग्जैक्टली हो गया हमारा काम। Yes. नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस, बैलेंस बीडी कितना हो गया? 45,660। क्लियर है? Yes, I understand this. ओके। रिसीवेबल साइड हमारी हो गई कंप्लीट। ठीक है, अब करते हैं पेबल्स। पेबल्स क्या होता है? अमाउंट जो कि हमने परचेजेस की होती हैं क्रेडिट पे, और हमें दूसरों का पे करना होता है। हमारे ऊपर ऑब्लिगेशन होती हैं कि यार हमें पे करना है। क्लियर है? सो एग्जांपल्स ऑफ पेबल्स क्या है जी? एक तो हमारा वही ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स है कि ये वो अमाउंट्स हैं जो हमें अपने सप्लायर्स को पे करना होता है। हमने जो गुड्स हैं वो क्रेडिट पे ली होती हैं 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज, और अब हमें पे करना है। ठीक है। हमारे बैंक ओवरड्राफ्ट होते हैं। ठीक है कि जी हमने लिमिट ली हुई होती है बैंक से, और ऑन डिमांड हमें वो पे ऑफ करना होता है बैंक को। हमारी सेल टैक्स लाइबिलिटी होती है, टैक्स अथॉरिटी ने हमसे कलेक्ट करना होता है। हमारी इनकम टैक्स लाइबिलिटी होती है। हमारे एक्रूअल्स होते हैं। एक्रूअल्स क्या होते हैं? दीज आर द एक्सपेंसेस जो कि बिजनेस से इंकर कर लिए होते हैं लेकिन अभी पे ऑफ नहीं किए होते। इसके ऊपर हमारा कंप्लीट टॉपिक है, तब हम उस पर डिटेल में बात करेंगे एक्रूअल्स एंड प्रीपेमेंट्स में। अभी अब इतना ही काफी है। ठीक है। उसके बाद हमारे अदर पेबल्स होते हैं जैसे कि प्रीपेड इनकम, लोन्स, इंटरेस्ट वगैरह वगैरह। एडवांस पेमेंट्स होती हैं, सैलरीज एंड वेजेस होते हैं, डिविडेंड डिक्लेयर कर देती है कंपनी लेकिन शेयर होल्डर्स को पे अभी नहीं किया होता। ये हमारे सारे पेमेंट्स होते हैं, कह लो लाइबिलिटीज होती हैं। इज इट क्लियर? Clear. ओके। ट्रेड पेबल्स लेजर ओवरऑल क्या होता है? पहले मैनुअल सिस्टम होता है, अब ऑब्वियसली इट्स अ कंप्यूटराइज सिस्टम। ठीक है, तो पेमेंट्स मॉड्यूल होता है जिसके अंदर हम लोग क्रेडिट ट्रांजेक्शन और उसकी डिटेल्स वगैरह रिकॉर्ड कर रहे होते हैं एज ए जर्नल एंट्रीज, और फिर वो जर्नल लेजर में जा रहा होता है। हर इंडिविजुअल सप्लायर का जो है अकाउंट होता है, और वो जर्नल लेजर का पार्ट नहीं हो रहा होता। फिर जब ट्रांजेक्शन और सप्लायर रिकॉर्ड हो जाते हैं उनको हम लोग कंटिन्यूसली बेसिस पे मॉनिटर कर रहे होते हैं कि भाई क्या बैलेंस हो गया, और उसको रिकनफाइल कर रहे होते हैं स्टेटमेंट के साथ, टू इंश्योर कि जी वो एक्यूरेसी रहे और वो रिलायबिलिटी रहे। सप्लायर स्टेटमेंट से रिकन्सिलेशन जो है, अब हम लोग कर लेते हैं भी थोड़ी देर में।
सबसे पहले हम लोग देखते हैं रिसीवेबल्स एंड पेबल्स कॉन्ट्रा। ठीक है, ट्रेड पेबल्स मोस्ट कॉमनली हम लोग सेटल कर रहे होते हैं बैंक ट्रांसफर्स के थ्रू। और कॉन्ट्रा एंट्री अब क्या होती है, कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है, लेट्स से An amount and transaction which is recorded मैंने twice. आपको 100 ओ करता था और फिर हमारे दरमियान एक ट्रांजेक्शन हुई, आप मुझे 100 ओ करती थी। ठीक है, तो क्या हुआ, ना आपने मुझे पे करा ना मैंने आपको पे करा, कैंसिल हो गया। ये क्या है, कॉन्ट्रा। ट्रेड पेबल्स डेबिट, ट्रेड रिसीवेबल्स क्रेडिट। क्लियर। Yes, clear. सही है। और अच्छा, ये तो बहुत सिंपल मैंने आपको बताया था, 100 का यूं भी हो सकता है कि यार मैं, आप मुझे 500 ओ करती थी, मैं आपको 100 ओ करता था। ठीक है, सो 100 से मैंने क्या करा, नहीं सॉरी मैंने क्या बोला था, हाँ, आप 500 मुझे ओ करती थी और मैं आपको 100 ओ करता था। सो मैंने ट्रेड पेबल 100 से अपना डेबिट करा और ट्रेड रिसीवेबल 100 से क्रेडिट करा। बाकी रिसीवेबल नेट 400 में दिखा दूंगा अपनी एसएफपी में। ये भी हो सकता है, इज इट क्लियर। अब ये देखो, कंपनी ए ओस 1000 टू कंपनी बी एंड कंपनी बी ओस 1200 टू कंपनी ए। द टू पार्टीज एग्री टू ऑफसेट देयर अकाउंट्स। तो डबल एंट्री जो है कंपनी ए के लेजर में क्या होगी, ट्रेड पेबल्स वो 100 से कर देगा डेबिट और रिसीवेबल्स 100 से वो कर देगा क्रेडिट। ठीक है, और जब ये कॉन्ट्रा एंट्री हो जाएगी, जब ये कॉन्ट्रा एंट्री हो जाएगी तो वो बैलेंस दिखा देगा 200 रिसीवेबल्स, और पेएबल का बैलेंस वो कितना दिखा देगा, 0। कंपनी बी जो है वो सिर्फ ऑन ए को ओ करती होगी 200। जबकि कंपनी बी के लेजर में ट्रेड पेबल उसका 1000 से डेबिट हो गया, ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट हो गया 1000 से। कंपनी ए का रिसीवेबल उसके पास नजर आ रहा होगा 1000 और पेबल बैलेंस उसके पास नजर आ रहा होगा 1200। लेकिन ये पहले की बात है, जब कॉन्ट्रा एंट्री हो जाएगी तो अब उसका रिसीवेबल तो 0 हो गया लेकिन उसका पेबल कितना हो गया, 200। ठीक है, कंपनी ए अब बी को बिल्कुल भी ओ नहीं करती लेकिन कंपनी बी अभी भी 200 ओ करती है, उसके पेबल्स हैं। क्लियर है बात। Clear. अब सप्लायर स्टेटमेंट्स की बात करते हैं। अब सप्लायर कौन होता है, जो कि आपको गुड्स या सर्विसेज देता है। अब वो आपको मंथली स्टेटमेंट भेज रहा होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे क्रेडिट कार्ड की एक स्टेटमेंट आ रही होती है कि जी आप क्या अमाउंट बैंक को ओ करते हैं, वैसे ही सप्लायर की स्टेटमेंट भी आ रही होती है। सप्लायर आपको स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट या कह दो सप्लायर स्टेटमेंट भेजता है हर मंथ एंड पे। अब स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट शो करता है कि भाई आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना है मंथ एंड पे। इसके अंदर ओपनिंग बैलेंस प्लस जो इनवॉइसेस ड्यूरिंग द मंथ रेज हुई होती हैं वो सारा कुछ आ रहा होता है। कोई क्रेडिट नोट्स होते हैं रिसीव हुए होते हैं, सारी चीजें आ रही। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये एक स्वीटी स्वीट्स एक कन्फेक्शनरी शॉप है, वो और वो परचेज करती है चॉकलेट बार्स एक सप्लायर से, पूजा चॉकलेट सप्लाई से। एट द एंड ऑफ ईच मंथ पूजा चॉकलेट सप्लाई जो है वो स्वीटी स्वीट्स को एक स्टेटमेंट भेजती है जिसके अंदर वो पूरी इनवॉइसेस होती हैं जो कि अभी सेटल्ड होनी होती हैं। अब वो स्टेटमेंट होती किस तरह की है वो देखो, वो कुछ इस तरह की होती है, ये देखिए। ठीक है, अब इसमें होता क्या क्या है ये देखो।
सप्लायर की ट्रेड डिटेल्स होती हैं, जैसे कि नेम, एड्रेस, फोन, फैक्स, सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर। स्टेटमेंट में आ रहा होता है। कस्टमर की डिटेल्स होती हैं, उसका नाम, उसका एड्रेस। फिर स्टेटमेंट मिलने की स्टैंप लगी हुई होती है, देखो। ठीक है, रिसीव। ट्रांजैक्शन लिस्ट होती है, देखो नजर आ रही है आपको। ठीक है। डेबिट्स और क्रेडिट्स होते हैं। डेबिट्स आर द अमाउंट जो कि बिजनेस ओ करता है सप्लायर को, ओपनिंग बैलेंसेस और इनवॉइस। इन कंट्रास्ट, क्रेडिट्स आर द अमाउंट जो कि आउटस्टैंडिंग बैलेंस को रिड्यूस कर देते हैं। अब वो किस तरह हो सकते हैं? भाई कुछ पेमेंट हो सकता है कर दियो, हो सकता है क्रेडिट नोट्स हुए हो, उस वजह से क्रेडिट्स आ रहे होते हैं। फिर एट द एंड टोटल अमाउंट ड्यू आ रहा होता है, और क्रेडिट लिमिट, ड्यू डेट्स और जो टर्म्स वगैरह हैं वो आ रही होती है। ठीक है। अब सप्लायर स्टेटमेंट रिकंसिलेशन क्या होती है? जैसे आपने बचपन में बैंक रिकंसिलेशन की थी, याद है? Yes. वहां क्या करते थे? कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट के दरमियान डिफरेंसेस को आइडेंटिफाई करते थे और उनको सेटल करते थे। ठीक है, तो यहाँ हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पे हम लोग रिकंसाइल करते हैं बैलेंसेस को बिटवीन ट्रेड पेएबल्स लेजर और सप्लायर स्टेटमेंट। ठीक है। ट्रेड पेएबल लेजर्स रिप्रेजेंट करते हैं आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस टू सप्लायर्स जो कि हमारे रिकॉर्ड में आ रहे होते हैं। ठीक है, जिसमें परचेज इनवॉइसेस जो हमें रिसीव हुई होती हैं, लेस क्रेडिट नोट्स, लेस द पेमेंट जो हम ऑलरेडी सप्लायर्स को कर चुके होते हैं, और सप्लायर अकाउंट के सप्लायर स्टेटमेंट बैलेंसेस हम लोग मैच कर रहे होते हैं। ठीक है। अमाउंट ओ फ्रॉम द बिजनेस टू सप्लायर, हाउएवर कुछ बैलेंसेस जो है वो डिफर भी कर रहे होते हैं। हो सकता है हमसे कोई एंट्री गलत हो गई हो सकता है कोई टाइमिंग डिफरेंस की वजह से कि यार उसने इधर स्टेटमेंट भेजी, इधर हम लोग अभी सेटल कर चुके हैं, वो बैंक से अभी अमाउंट डिडक्ट नहीं हुआ। इस तरह की टाइमिंग डिफरेंसेस हो जाते हैं। सप्लायर ने इनवॉइसेस रिकॉर्ड कर ली, और क्रेडिट नोट जो बिजनेस को अभी रिसीव ही नहीं हुआ, हमने क्रेडिट नोट भेजा था, उसने रिकॉर्ड कर लिया अपने पास इनवॉइसेस, ऐसा भी हो सकता है। सप्लायर को पेमेंट कर हमने की, जब अभी बाद में करी और स्टेटमेंट पहले आ गई, थोड़ा सा ही डिफरेंस है। ठीक है, ये भी हो सकता है। पेमेंट हमारी तरफ से हो चुकी है लेकिन उसके बैंक में अभी हिट नहीं हुई, जैसे कि अभी आपको बताया था। ठीक है। और डिफरेंसेस क्यों हो सकते हैं? इनवॉइसेस रिकॉर्ड नहीं हुई थी हमारी तरफ से, क्रेडिट नोट्स रिकॉर्ड नहीं हुए थे, पेमेंट्स हो गई थी वो रिकॉर्ड नहीं हुई थी, ट्रांसपोजिशन एरर्स हो गए। फॉर एग्जांपल 56 को जो है सिस्टम में 65 लिख दिया, एलोकेट कर 65 को 56 लिख दिया था, एलोकेट कर दिया सप्लायर इनवॉइस को अगेंस्ट रॉन्ग सप्लायर, यानी कि ए की रिकॉर्डिंग बी में कर दी, बी की ए में कर दी, ऐसा भी हो सकता है। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स या सेटलमेंट डिस्काउंट जो है वो अपडेट नहीं हुए थे, डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन जो है वो डुप्लीकेट एंट्रीज हो गई, तो रिकंसाइल कर किया जाता है टू बैलेंसेस को, टू वेरीफाई इंटरनल इंफॉर्मेशन, सप्लायर अकाउंट, एक्सटर्नल सोर्स वगैरह वगैरह। ठीक है। फिर कुछ जो एरर्स वगैरह होते हैं वो फिर हम लोग सप्लायर वगैरह को बताते हैं, और फिर वो सप्लायर जो है क्विकली और प्रोफेशनल तरीके से फिर एडजस्टमेंट वगैरह आपस में होती हैं, और फिर अकाउंट्स सेटल होते हैं। ठीक है। अब इसके भी हमारे पास एग्जाम्पल मौजूद है। स्वीटी स्वीट्स एस एस रिसीव स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट फ्रॉम पूजा चॉकलेट्स which shows an outstanding balance 588.42 at the end of the month. However, Sweetie Sweets ledger shows an outstanding balance owed to Pooja Chocolate Supplies of 873.55. The transactions that agree are highlighted and any misses transactions are noted. ठीक है। अब आप ये देखें, ये हमारा लेजर। ठीक है।
हमने कुछ डेबिट्स किए हुए हैं, आपको नजर आ रहा है। फर्स्ट में X5 को एक इनवॉइस आई थी 130.20 की, हमने डेबिट करी है। फिर एक इनवॉइस आई थी 458.13 की, वो हमने डेबिट करी हुई है। फिर 10th में को एक हमने पेमेंट जो भी थी हमारी, वो हमने करी 130.20 से, वो क्रेडिट करी। फिर इनवॉइस है 147.23 से, इनवॉइस 12th में को वो हमने डेबिट कर दी। फिर एक क्रेडिट नोट हमने रिकॉर्ड किया हुआ है 18th में को। फिर एक 25th में को 241.19 की इनवॉइस हमने डेबिट की हुई है। ये हमारा लेजर है, जो कि आपको थोड़ा बहुत एक्सेल टाइप नजर आ रहा है, ठीक है। फिर एक पूजा चॉकलेट सप्लाईज अकाउंट नंबर है हमारे पास, ठीक है। 9th में को बैंक में डेबिट हुआ है 130। और फिर हमारे पास डेट्स और नैरेटिव 130, 485 और ये सारी चीजें नजर आ रही हैं, ठीक है। क्लोजिंग बैलेंस हमें 873.55 का नजर आ रहा है। जब हम लोग इन्वेस्टिगेट करते हैं तो नोटिस करते हैं डिफरेंसेस को। एक क्रेडिट नोट है 258 का, वो रिकॉर्ड नहीं हुआ पेएबल लेजर में, लेकिन सप्लायर स्टेटमेंट में आ रहा है, ठीक है। दूसरा, सप्लायर स्टेटमेंट में इनकरेक्टली रिकॉर्ड हुई है इनवॉइस 19892 एज 458.13 इंस्टेड ऑफ 485.13। कितने का डिफरेंस नजर आ रहा है? 27 का, ठीक है। फिर एक मिसिंग क्रेडिट नोट है जो कि लेजर में, इन द लेजर, जिसकी डबल एंट्री है पेबल्स डेबिट 258.13 और क्रेडिट परचेजेस 258.13। फिर एक रिवाइज लेजर अकाउंट है 873.5 minus 258.13 as 615.42, और ये करेक्ट पेएबल बैलेंस है टू द रिपोर्टेड इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब आइए प्रिपेयर कर लेते हैं रिकंसिलेशन। बैलेंस पर पेएबल लेजर कितना था? अभी बताया आपको 615.42 था। एग्रीड? Agree. ठीक है। कोई इनवॉइस ऐड हुई? नहीं हुई। कोई क्रेडिट नोट ऐड हुआ? नहीं हुआ। कोई पेमेंट ऐड हुई? ये एज पर पेएबल है? नहीं, ठीक है। अब करेक्टेड बैलेंस एज पर पेएबल लेजर हम देखते हैं। एडजस्टमेंट टू सप्लायर स्टेटमेंट, कोई इनवॉइस लेस हो रही है? नहीं। कोई क्रेडिट नोट ऐड हो रहा है? नहीं। कोई पेमेंट हुई है ड्यूरिंग द पीरियड? नहीं। एक इनवॉइस एरर था 19892 का 27 से, उसको लेस कर देंगे तो दोनों साइड्स हमारी आगे जाके बैलेंस पर सप्लायर स्टेटमेंट कितना आ गया? 588.42, ठीक है। इस तरह हम लोग So इसको a कर रहे हो। question T. यस। In the balance per ledger, payable ledger, there is a sum. What should we do with the sum? Uh it should be in the adjustment. The sum should be supplier statement in the corrected balance per payables ledger. या It should appear there. इट डिपेंड्स। देखो, इट डिपेंड्स। अभी क्वेश्चन में आपने जो क्वेश्चन देखा है अभी, कहाँ Yes. पे एरर था? सप्लायर की स्टेटमेंट में एरर था। इनवॉइस नंबर 19892 अभी हमने जब एडजस्टमेंट्स को पढ़ रहे थे वहां पे हमने नोटिफाई करा था, राइट? तो वहीं पे जाके उसको करेक्ट कर रहे होंगे हम, ठीक है। अगर पेएबल लेजर का मसला होगा तो पेएबल लेजर की साइड पे ठीक करेक्शन कर रहे होंगे। अगर सप्लायर्स की उसमें होगा तो सप्लायर की उसमें कर रहे होंगे। अभी हमारा सप्लायर्स एडजस्टमेंट्स टू सप्लायर स्टेटमेंट में करना पड़ा है क्योंकि वहां पे एरर नजर आ रहा था। उससे ज्यादा से बुक किया हुआ था, हमें उसको कम करने के लिए, उसको एडजस्टेड उस पे लाने के लिए, करेक्ट बैलेंस पे लाने के लिए। गेट इट? Yes, I got it. श्योर? Yes, sure. जबरदस्त। सो
सेवरल रीजंस, काफी मतलब रीजंस हो सकती हैं। सप्लायर स्टेटमेंट जो कि एग्री नहीं करती पेबल लेजर अकाउंट से, और कुछ समराइज कर दिया आपके लिए भाई, ठीक है। पेमेंट्स मेड बाय सप्लायर एसेस, लेकिन वो पीसीएस यानी कि पेमेंट इन ट्रांजिट वगैरह को रिसीव ना ही हो। टाइप ऑफ डिफरेंट, अब रीजन क्या है भाई, एसेस ने पेमेंट कर दी पीसीएस को, हो सकता है उसको अभी रिसीव ही नहीं हुई हो या उसने रिकॉर्ड ना की हो, ठीक है। तो इसका एक्शन प्लान क्या होगा, जो भी टाइम एंड डिफरेंस है बिटवीन एसेस एंड पीसीएस, वो रिकॉर्ड्स को रिजॉल्व करें इटसेल्फ, और पीसीएस रिसीव, जब कैश रिसीव कर ले फॉलोइंग मंथ में उसको आप एडजस्ट कर लें। दूसरा क्या है, ओमिटेड इनवॉइसेस, हो सकता है पीसीएस ने जो इनवॉइसेस भेजी हैं वो भेज तो दिए हैं लेकिन रिकॉर्ड नहीं करी, और एसएस ने रिसीव कर लिए हैं अभी। तो यहाँ पे एसएस के रिकॉर्ड्स इनकरेक्ट होंगे, लेकिन अब यहाँ पे वो क्या करेगा, लेजर को एडजस्ट करना होगा। ओमिटेड क्रेडिट नोट्स ओमिट हो जाए। क्रेडिट नोट्स जो है वो इशू हो गए पीएससी की तरफ से, लेकिन एसएस ने उनको रिकॉर्ड नहीं करा, तो ऑब्वियसली एसएस के रिकॉर्ड्स इनकरेक्ट होंगे, तो लेजर्स को उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। कुछ इन अदर इनपुट एरर्स हो सकते हैं, जैसे कि अभी हम लोग ऊपर देख रहे थे जी, 55 को 65 लिख दिया, 9 को 5 लिख दिया, वाइस वर्सा, ठीक है। तो अगर एसएस एरर करेगा तो वो अपने लेजर में जाके ठीक करेगा, और अगर पीसीएस, ये पार्टीज का नाम एग्जांपल के तौर पे लिखा हुआ है, एरर करेगा तो वो इंक्लूड करेगा एरर को रिकंसिलेशन अंडर द एडजस्टमेंट्स टू द सप्लायर स्टेटमेंट, और इन्फॉर्म कर देगा सप्लायर को प्रॉम्प्टली या इमीडिएटली, जैसे भी, ठीक है। इज इट क्लियर? Clear. ओवरऑल कोई क्वेश्चन टिल नाउ? हाँ, क्वेश्चन है। ओके, जब एग्जाम प्रैक्टिस करूंगी तो बहुत क्वेश्चन आएंगे, अभी तो प्रैक्टिस नहीं हुई। प्रैक्टिस इस नहीं चैप्टर का हुई। इस चैप्टर का ओके, प्रैक्टिस मैंने की है, बट आई गॉट मेनी रॉन्ग आंसर्स। वेयर, फ्रॉम वेयर यू डिड द प्रैक्टिस? Kaplan. दैट्स इट? Yes, Onion Kaplan. व्हाट अबाउट एसीसीएस स्टडी हब? ACCA स्टडी हब में मैं सिर्फ नोट्स लेती हूँ। ACCA स्टडी हब में इस क्वेश्चन नहीं है, मैंने ढूंढा, नहीं मिला। है चले, नो इश्यूज। माय प्लान इज कि हम लोग ये चैप्टर्स कर लेंगे अभी, ठीक है। कौन कौन से चैप्टर्स? रिसीवेबल एंड पेबल्स हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज एक्रूवल्स एंड प्रीपेमेंट्स, द कैपिटल स्ट्रक्चर, ट्रायल बैलेंस, रेशोज एंड ऑल, कंसोलिडेशन, ये मेन एरियाज हम लोग कर लेंगे पहले, ठीक है। और फिर हम लोग एग्जाम किट की तरफ आ जाएंगे, ठीक है। ओके। एग्जाम किट हम ओके। लोग कैप्लन पूरी करेंगे, कुछ क्वेश्चन हम लोग स्टडी हब से भी करेंगे, और इन क्लास हम लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको प्रैक्टिस करके दिखा रहा हूँ, पूरे पूरे सॉल्व कर रहा हूँ आपके लिए, और कुछ क्वेश्चंस जो कि सिमिलर टाइप के होंगे वो आप सॉल्व कर रही होगी, और सॉल्व कर रही होंगी, और फिर आपका कैमरा ऑन होगा और आप मुझे वो एक्सप्लेन कर रहे होंगे। आज ही या और दिन? सॉरी, आज ही या एक और दिन? आगे 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 क्लासेस में, अभी तो हम लोगों ने ओके। सारे चैप्टर्स एक क्लास में तो कंप्लीट नहीं होंगे ना। व्हाट आई सेड कि पहले हम लोग या मेन चैप्टर्स, मेन एरियाज की क्लासेस करेंगे, उसके बाद एग्जाम किट पे आएंगे, और जब एग्जाम किट पे आएंगे क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ, लेकिन जो सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस होंगे
वहां पे मैं चुप हो जाऊंगा, वहां पे आप सॉल्व कर रही होंगी, फिर आप मुझे कैमरे पे आके यहीं जूम पे आप मुझे एक्सप्लेन कर रही होंगी अपना आंसर, और फिर उसके बाद मैं आपको उस पर फीडबैक दूंगा आपको ऑन द स्पॉट। Okay, sir. गॉट माई पॉइंट? Yes, sir. सो इस तरह हम लोग कर रहे होंगे। व्हेन इज योर एग्जाम? I didn't book yet. I'm planning to give it in September. ओके, सो हमारा रिसीवेबल्स एंड पेबल्स आपको आई होप क्लियर है, ठीक है? रिसीवेबल्स एंड पेबल्स हमारा हुआ एंड,